एयर केमिस्ट्री क्लास की इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास इंटर का कुछ सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं, उसी को चलते हुए हम आपको कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने वाले हैं जो कि आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही जल्द आने वाले हैं। लगभग 3-4 महीने हमारे पास हैं, जिसमें क्या होगा कि बोर्ड एग्ज़ाम आपको फरवरी में ही आ जाएंगे। तो उसको चलते तो क्या है कि हमें महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस हैं यूनिट वाइज उनको हमें देखना है। तो उसी क्वेश्चंस को हम करते हुए यूनिट जो भी हो आपकी रसायन बलगतिकी में से हम सबसे पहले पढ़ते हैं अभिक्रिया की कोटि। तो हम सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे अभिक्रिया की कोटि। तो उसमें लिखेंगे हम कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की वह संख्या जो अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करती है। तो रासायनिक अभिक्रिया की कोटि की हम परिभाषा करेंगे तो क्या लिखेंगे, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की वह संख्या जो अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करती है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। इसी प्रकार हम इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं। पहले हम लिखेंगे CH3 COO C2H5। ये आपका समूह होता है एथिल और ये होता है आपका एसीटेट। तो होता है भैया एथिल और ये होता है आपका एसीटेट। तो हम इसे कहेंगे एथिल एसीटेट। इसे हम क्या कहेंगे, एथिल एसीटेट। तो इसका नाम होगा एथिल एसीटेट। अब इसका हम कराएंगे जल अपघटन। क्या कराएंगे, इसका जल अपघटन। तो एथिल एसीटेट का हम कराएंगे जल अपघटन। किसकी उपस्थिति में? इसमें उपस्थिति नहीं लेनी है, क्योंकि हमें इसकी एग्जाम्पल कर रहे हैं। जब हम इसको कहीं और तरीके से परिभाषित करते तो हम इसमें अम्लीय भी लेते, हमसे अम्लीकरण भी करते इसका हम। तो हमें क्या है कि इसकी अभिक्रिया की कोटि की एक सिंपल सी परिभाषा लिखी है, तो हमें एक छोटा सा सिंपल सा उदाहरण देना है। तो हम क्या कर रहे हैं कि एथिल एसीटेट को हम जल के साथ अभिकृत करा देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। तो होता क्या है कि यहाँ से बॉन्ड टूटेगा। क्या टूटेगा, यहाँ से एक बॉन्ड टूटेगा और एक यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा। तो होगा क्या कि H यहाँ जुड़ जाएगा और OH यहाँ जुड़ जाएगा। तो जो नया प्रोडक्ट बनेगा वो होगा आपका CH3 COOH प्लस CH3 COOH, जिसका नाम होगा एसिटिक अम्ल। क्या नाम होगा, एसिटिक अम्ल। और दूसरा जो आपका प्रोडक्ट प्राप्त होगा वो होगा, देखो C2H5 वो साथ में क्या जुड़ा है, OH। तो क्या प्राप्त होगा, C2H5OH, जिसे हम कहेंगे क्या, एथिल एल्कोहल। इसका नाम होगा एथिल एल्कोहल। ठीक है, इसकी बात हम हो चुकी है। तो हम क्या करेंगे, अभिक्रिया की कोटि के लिए हम क्या परिभाषा देंगे, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की वह संख्या जो क्या है, जो रासायनिक अभिक्रिया में उसके वेग को निर्धारित कर दे। उसके वेग को निर्धारित कर दे, वो क्या कहलाती है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। और इसका एक उदाहरण ये है कि हम जब एथिल एसीटेट को जल के साथ अभिकृत कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, एसिटिक अम्ल और एथिल एल्कोहल। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे कि अभिक्रिया कोटियों के प्रकार में हम कौन कौन से प्रकार पढ़ेंगे। सबसे पहला प्रकार होगा आपका शून्य कोटि अभिक्रिया।
कौन सा प्रकार होगा आपका? शून्य कोटि अभिक्रिया। तो हम पहले इसको क्या करेंगे, फिनिश करेंगे। क्या लिखेंगे? यहाँ पे अपन शुरुआत करेंगे कौन सी अभिक्रिया? शून्य कोटि अभिक्रिया। शून्य कोटि अभिक्रिया। शून्य कोटि अभिक्रिया में हम पहले क्या लिखेंगे? इसकी परिभाषा लिखेंगे। ये क्या है? अभिक्रियाओं की कोटि के प्रकार हैं, जिसमें से हमें शून्य कोटि और प्रथम कोटि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और दोनों ही कोटि हमें क्या है? पढ़नी है। ओके, तो सबसे पहले हम शून्य कोटि अभिक्रिया पढ़ेंगे। तो शून्य कोटि अभिक्रिया क्या होती है? तो सबसे पहले शून्य कोटि अभिक्रिया की परिभाषा जानेंगे। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक अणुओं की सांद्रता के शून्य घात के कैसा होता है? समानुपाती होता है। उसे हम क्या कहते हैं? शून्य कोटि अभिक्रिया कहते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? इसकी परिभाषा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? वह अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक अणुओं की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होती है। शून्य कोटि अभिक्रिया कहलाती है। शून्य कोटि अभिक्रिया कहलाती है। शून्य कोटि अभिक्रिया कहलाती है। तो शून्य कोटि अभिक्रिया क्या हुई कि वह अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक अणुओं की सांद्रता के शून्य कोटि अभिक्रिया क्या हुई? पहली क्या है? शून्य कोटि अभिक्रिया। तो शून्य कोटि अभिक्रिया क्या है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक अणुओं की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है।
शून्य कोटि अभिक्रिया कहलाती है। शून्य कोटि अभिक्रिया कहलाती। तो शून्य कोटि अभिक्रिया क्या है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक अणुओं की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है, शून्य कोटि अभिक्रिया कहलाती। अब हम इसके क्या पढ़ेंगे? उदाहरण हम देखेंगे। हम एक आध उदाहरण इसके कर लेंगे। उदाहरण में क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हाइड्रोजनिक क्रिया क्लोरीन के साथ, हाइड्रोजनिक क्रिया क्लोरीन के साथ किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? HCl हमें प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? HCl। तो 2HCl। अब 2 क्यों लगाया? क्योंकि क्या है कि हाइड्रोजन भी 2 है और क्लोरीन भी 2 है, क्योंकि ये द्विक अणु होते हैं। क्या होते हैं? द्विक अणु। इसमें 2 अणु आपस में मिलकर एक अणु बनाते हैं, तो इन्हें क्या बोलते हैं? द्विक अणु। ठीक है, तो क्या बनेगा? HCl। एक एग्जाम्पल आपका ये हो गया। उदाहरण नंबर हम लेंगे दूसरा। तो उसमें क्या होगा? सबसे पहले थोड़ा कलर चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे? एसीटोन, CH3COCH3। इसकी क्रिया कराएंगे हम ब्रोमीन से। इसकी क्रिया कराएंगे ब्रोमीन से, Br। किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, सूर्य का प्रकाश। तो क्या प्राप्त होगा हमें? देखो, एक इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, CH3COCH और H और Br सिंगल बॉन्ड Br। तो होगा क्या? कि इसमें से एक Br इससे क्रिया करके HBr लगा लेगा और इसकी वैलेंसी किसके साथ जुड़ जाएगी? इस बॉन्ड के साथ, क्योंकि यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा और एक HBr निकलेगा किसकी उपस्थिति में? HNU। सूर्य के प्रकाश को हम HNU भी कहते हैं। तो एक ही रिएक्शन है, इसके साथ क्या निकल जाएगा? HBr निकल जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे? HBr। और यहाँ देखो, यहाँ H के स्थान पर क्या जुड़ा जाएगा? B जुड़ा जाएगा, यानी कि ब्रोमीन जुड़ा जाएगा। तो ये आपका बनेगा CH2Br COCH3। देखो, हाइड्रोजन ब्रोमीन निकल गया आपका, ब्रोमाइड निकल गया, HCl निकलता है, जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड कहते हैं। इसे इस प्रकार क्या कहेंगे? हाइड्रोजन ब्रोमाइड। और इसका नाम होगा ब्रोमो एसीटोन। इसका नाम होगा ब्रोमो एसीटोन। अब क्यों होगा ये ब्रोमो एसीटोन? क्योंकि CH3COCH3 इसे कहते हैं एसीटोन, और आपका एक हाइड्रोजन निकल गया, उस पर क्या जुड़ गया? ब्रोमीन। उस पर क्या जुड़ गया? ब्रोमीन। उस पर क्या जुड़ गया? ब्रोमीन जुड़ गया। तो क्या हो गया कि ब्रोमो एसीटोन बन गया, क्योंकि इसमें क्या आ गया? बीच में ब्रोमीन। एक हाइड्रोजन जब निकलता है और उसके साथ Br जुड़ता है तो उसमें क्या है? ब्रोमो एसीटोन। इसके बाद हम इसके करेंगे फिनिश। सबसे पहले फिनिश करने के बाद अब हम इसका निकालेंगे वेग स्थिरांक समीकरण। अब क्या निकालेंगे? वेग स्थिरांक इसका समीकरण। तो हेडिंग बनाएंगे हम क्या? किस
सून कोटि अभिक्रिया के लिए हम क्या निकालेंगे, वेग स्थिरांक समीकरण निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि कौन सी अभिक्रिया, तो हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे वेग स्थिरांक समीकरण के लिए, तो हम स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे माना कोई अभिक्रिया ए से पी पदों में क्या हो रही है, संपन्न हो रही है। माना कोई अभिक्रिया ए से पी पदों में संपन्न हो रही है। माना कोई अभिक्रिया जो क्या हो रही है, ए से पी पदों में क्या हो रही है, संपन्न हो रही है। माना कोई अभिक्रिया ए से पी पदों में क्या हो रही है, संपन्न हो रही है। उसके बाद हम देखेंगे कि प्रारंभ में अभिक्रिया की सांद्रता, प्रारंभ में इसे कहते हैं अभिकारक, इसे कहते हैं उत्पाद। तो प्रारंभ में क्या लिखेंगे, प्रारंभ में इसकी सांद्रता है, प्रारंभ सांद्रता 1 इसकी शून्य, प्रारंभ में सांद्रता 1 उसकी शून्य हो जाएगी। उत्पाद की सांद्रता कितनी हो जाएगी, शून्य। उसके बाद हम देखेंगे t समय बाद उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन हुआ, इसकी सांद्रता हुई x। तो यहाँ अभिकारक की सांद्रता में क्या भी होगा, परिवर्तन होगा, क्योंकि जब अभिकारक से उत्पाद बनना है यानी कि अभिक्रिया संपन्न हो रही है, तो सबसे पहले क्या होगा कि जैसे अभिक्रिया मान लो 100% है, अभिक्रिया मान लो 100% है, अभिकारक और यह है उत्पाद। अभिक्रिया मान लो 100% है, तो जब समय जैसे हमने कोई अभिक्रिया कराई तो एकदम तो होगी नहीं, तो क्या होगा, उत्पाद बनेगा शून्य। अब t समय बाद देखेंगे, माना t समय बाद हमने मान लिया कि अभिक्रिया कितनी हो गई, उत्पाद में 10% कन्वर्स हो गई, 10% हो गई। तो मैंने 100 में से क्या होगा, 10 की कमी हो गई, क्योंकि यहाँ तो अभिकारक कम होगा जब तो उत्पाद में चेंज होगा, अभिकारक कम होगा तभी तो उत्पाद में चेंज होगा। तो क्या होगा कि उत्पाद जब 10 बनेगा तो यहाँ अभिकारक में 10 की कमी होगी। यदि उत्पाद 20 बनेगा तो अभिकारक में 20 की कमी हो जाएगी। तो उत्पाद में कितनी हो जाएगी, 20 की कमी हो जाएगी। इस प्रकार हम इसे करते हैं, यानी कि जितना उत्पाद बनेगा अभिकारक में उतनी ही कमी हो जाएगी। इसे करते हैं क्लीन। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार इसमें हो रहा है कि उत्पाद में x बनना है, यानी कि उत्पाद में परिवर्तन हो रहा है सांद्रता में x, तो अभिकारक में जो सांद्रता परिवर्तन होगा वो होगा a माइनस x। अब हम क्या लिखेंगे इसके बाद, अब लिखेंगे हम शून्य कोटि की परिभाषा से, शून्य कोटि की परिभाषा से। हमने अभी अभी पढ़ा है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा से क्या होता है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा होती क्या है। अभी हमने बताया आपको कि रासायनिक अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जो है अभिक्रिया का वेग, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक अणुओं की सांद्रता की किसमें होता है, शून्य घात पर निर्भर करता है। अब सांद्रता कौन सी लेंगे, सांद्रता लेंगे अपन t समय बाद की, क्योंकि शुरुआत की सांद्रता तो ये है क्योंकि उत्पाद में परिवर्तन हो नहीं रहा है। जब उत्पाद नहीं बनना है तो अभिक्रिया संपन्न नहीं हो रही। यदि अभिक्रिया संपन्न नहीं हो रही तो अभिक्रिया कब संपन्न होगी, t समय बाद, यानी कुछ उसका जो अभिकारक का अंश होगा वो उत्पाद में चेंज होगा। तो हम क्या करेंगे, शून्य कोटि परिभाषा से क्या लिखेंगे कि अभिक्रिया का वेग, यानी कि अभिक्रिया का वेग क्या है, अभिक्रिया का वेग है dx अपॉन dt। अभिक्रिया का वेग है dx अपॉन dt। किसके समानुपाती है, समानुपाती का निशान लगाए, किसके समानुपाती है, a माइनस x, यानी कि अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात की। तो इस पे क्या चढ़ा देंगे, शून्य घात के कैसे समानुपाती है। जैसे हम समानुपाती का निशान हटाएंगे तो dx अपॉन dt
इक्वल और a माइनस एक्स, और यहाँ समानुपाती का जैसे निशान हटाएंगे एक स्थिरांक आएगा जिसे हम क्या कहेंगे, वेग स्थिरांक, जहाँ के क्या है, जहाँ के वेग स्थिरांक देखो होता क्या है कि माना हमने एक अभिक्रिया ली, ए से पी पदों में संपन्न हो रही, प्रारंभ में सांद्रता देखी ए है और उत्पाद की सांद्रता 0, टी समय बाद हमने देखा कि सांद्रता में कुछ परिवर्तन हुआ यानी कि उत्पाद एक्स बना, और जो सांद्रता में परिवर्तन यानी उत्पाद में जो परिवर्तन हुआ वह अभिकारक में की सांद्रता में कमी मानी जाती है। तो ए माइनस एक्स और एक्स। अब हम लिखते हैं शून्य कोटि की परिभाषा से। अब शून्य कोटि की परिभाषा क्या है? शून्य कोटि की परिभाषा है कि अभिक्रिया का वेग समानुपाती किसके, अभिकारक अणुओं की शून्यघात की समानुपाती कर लिया। इसमें हम क्या dx अपॉन dt समानुपाती का निशान हटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, एक स्थिरांक प्राप्त होगा जिसे हम के लिखेंगे और इसे हम कहेंगे वेग स्थिरांक कहेंगे। अब इसके बाद हम चलते हैं आगे की लाइन पे, आगे की लाइन पे चलते हैं। तो आगे लाइन क्या बनती है कि हम इसे मान लें समीकरण 1, इसे क्या देते हैं, समीकरण 1, इसका हम समीकरण नाम देते हैं। और एक चीज और, कोई भी चर हो या अचर हो, dx अपॉन dt बराबर क्या होता है कि कोई भी चर हो इंटू 1, कोई भी चर हो या अचर हो यदि उसकी पावर, कोई भी चर हो या अचर हो यदि उसकी पावर 1 है, यानी 1 है तो आगे होगा सॉल्व, और 1 के अलावा यदि 0 है तो उसका मान हमेशा क्या होता है, 1 होता है। इसलिए हमने a माइनस एक्स की पावर 0 के इक्वल हमने क्या रख दिया, 1 रख दिया। तो क्या होगा, dx अपॉन dt इक्वल टू k, ठीक है। इसे नाम देंगे हम समीकरण, इसको समीकरण थोड़ा कैंसिल करते हैं, इसको नाम नहीं देते हैं समीकरण, इसको नाम देते हैं समीकरण, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, किसका करेंगे, समाकलन। क्या करेंगे, समाकलन। समीकरण 1 का समाकलन करने पर, समीकरण 1 का हम क्या करेंगे, समाकलन। अब समीकरण 1 का हमें करना है समाकलन। समाकलन कैसे होगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्रिज्या गुणा करेंगे, त्रिज्या गुणा करेंगे यहाँ पर मान के, तो dx तो यहीं ज्यों का त्यों लिख देंगे और k इंटू dt, k इंटू dt। अब हम लिखेंगे, करेंगे इसका समाकलन, तो समाकलन, समाकलन प्लस c, c क्या है, समाकलन स्थिरांक, जहाँ c क्या है, समाकलन स्थिरांक है। अब हमें एक चीज पता चल गई कि c क्या है, समाकलन स्थिरांक है, और समाकलन का साइन और dx और k इंटू dt, एक x के पदों में समाकलन है, एक t के पदों में समाकलन है। तो हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। आगे कैसे सॉल्व होगा, यहाँ पे हम 1dx, इसे हम 1dx भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि यदि किसी चर या अचर में 1 का गुणा होता है तो चर या अचर ही आता है। जैसे मान लीजिए कि 1 में a का गुणा है तो a ही आएगा, क्या आएगा, a। अब 1 इंटू 2 का गुणा कर देंगे तो 2 ही आएगा, चाहे चर हो चाहे अचर हो, जिसमें किसी भी में हम 1 का गुणा हम कर सकते हैं। अब देखो 1dx इजिकल टू 1dx, अब देखो a है अचर, क्योंकि ये समाकलन हो रहा है t के सापेक्ष, समाकलन t के सापेक्ष हो रहा है, तो k तो है अचर, तो k को हम करेंगे बाहर, और 1 इंटू dt प्लस c, 1 इंटू dt प्लस c। अब देखो इतना आपको समझ में आ गया, इतना नोट कर लेना, आप थोड़ा स्क्रीनशॉट ले ले, नहीं तो हम इसको क्या कर देंगे, रेजर कर देंगे, क्योंकि हमें आगे भी सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ हो गया, तो 1dx और k इंटू 1dt इक्वल टू c। अब देखो एक चीज है, तो यहाँ पे क्या है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं जी, आपको अलग से नोट करना है, क्या जानते हैं, समाकलन 1 इंटू dx इक्वल टू होता है x। क्या होता है, समाकलन 1 इंटू dx इक्वल टू x, क्योंकि ये होते हैं आपके सूत्र समाकलन के। मैं तुम्हारे जो स्टूडेंट होंगे वो समझ गए होंगे कि किसकी बात कर रहे हैं। और यहाँ समाकलन 1 इंटू टी इक्वल टू होगा t। क्यों होगा, क्योंकि ये x के सापेक्ष है और यहाँ क्या है, t के सापेक्ष है, जिसके सापेक्ष होता है उसी के सापेक्ष इसका
मान आता है। जैसे यहाँ पे x के सापेक्ष x आ गया, यहाँ t के सापेक्ष t आ गया, तो हम उसी प्रकार क्या रखेंगे, यहाँ रखेंगे इनका मान 1dx है तो x आ जाएगा इक्वल टू k इंटू dt, k इंटू dt की जगह पे 1dt की जगह पे t प्लस c। ठीक है, इसे दे दो समीकरण नंबर 2 नाम। अब देखो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि प्रारंभ में एक लाइन लिखेंगे हम, प्रारंभ में t बराबर क्या था, समय शून्य था और सांद्रता भी क्या थी, शून्य थी। तब समीकरण कौन सा है, सेकंड। तब देखेंगे समीकरण सेकंड। अब सेकंड में क्या करेंगे हम, t बराबर 0 और x बराबर 0 क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो क्या होगा कि x बराबर kt प्लस सी, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो शून्य इक्वल टू k इंटू शून्य प्लस सी। तो क्या होगा, यहाँ भी 0 होगा और 0 का गुणा यानी कि शून्य का गुणा किसी भी चर अचर में हो तो क्या होता है, शून्य। तो शून्य प्लस सी, तो सी बराबर क्या हो गया, 0। अब हम सी का मान, अब हम क्या लिखेंगे, सी का मान समीकरण किस में रखने पर, सेकंड में। समीकरण सेकंड में रखने पर तो क्या होगा, सी का मान समीकरण सेकंड में रखेंगे तो क्या होगा, x बराबर k इंटू टी प्लस शून्य, x बराबर k टी। अब क्या करेंगे, इसके नीचे मान लेंगे 1 और इसके नीचे मान लेंगे 1 और कर देंगे त्रियक गुणा करेंगे तो x, क्योंकि हमें वेग स्थिरांक का मान निकालना है, क्योंकि हमें शून्य कोटि अभिक्रिया ज्ञात किसके पदों में करनी है, वेग स्थिरांक के पदों में ज्ञात करनी है। तो क्या होगा, x बराबर k और t आ जाएगा इसके बटे में, तो क्या हो जाएगा, k बराबर x अपॉन t। अब इसका लिखेंगे हम मात्रा, क्या लिखेंगे, मात्रा। देखो मात्रक क्या होता है, ये x होती है सांद्रता, सांद्रता का मात्रक होता है मोल प्रति सेकंड, सांद्रता का मात्रक होता है मोल प्रति सेकंड। सॉरी गलती हो गई, क्या होगा, 1 मिनट। सांद्रता का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। और टी नीचे लिखा है समय, आपका समय का मात्रक होता है सेकंड। अब ये ऊपर आएंगे तो क्या होगा, जब देखो कोई चीज नीचे से ऊपर जाती है, बटे से ऊपर जाती है तो क्या होती है, इनवर्स में चली जाती है। तो मोल लीटर इनवर्स एंड सेकंड इनवर्स, यही आपके शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक समीकरण है। तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा। तो जिन लोगों को समझ में आया है तो वो आप लोग कमेंट करें, और जिनको नहीं आया है तो कृपया आप उस पर कमेंट आप भी करें, क्योंकि आप बताएं कहाँ से आपको समझ में नहीं आया, तो हम अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको वो भी आपको रिवीजन के थ्रू आपको समझाने का प्रयास करेंगे। जय हिंद।